इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना वैक्सीन पर कौन सी गुड न्यूज आने वाली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस तकनीक से कोरोना के नए स्ट्रेन को पहचानने में सफलता पाई है, और किसान आंदोलन के मोर्चे पर वो कौन सी बात है जो आगे परेशानी बढ़ा सकती है। वैक्सीन को लेकर आज एक और बड़ी खबर का इंतजार है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में बनी कोविशील्ड और देश में बनी कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज पर DCGI का फैसला सुबह 11 बजे आएगा। पहले कोविशील्ड, फिर कोवैक्सीन। 2 दिन, 2 वैक्सीन और 2 ऐसे नाम जो भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के सबसे बड़े वॉरियर होंगे। भारत को एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड को 1 जनवरी तो शुद्ध देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 जनवरी को इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज की मंजूरी मिल गई है। बस आज दोनों वैक्सीन पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। जब तक DCGI के हमारे अधिकारी वो सारी जानकारियों का पूरा विश्लेषण करके औपचारिक तौर पर कोई भी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय को या देश को नहीं देते, तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। 135 करोड़ भारतीयों के लिए आज का दिन उम्मीदों, आकांक्षाओं से भरा होगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की दवा कोविशील्ड के बाद शनिवार को भारत बायोटेक की वैक्सीन को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ शर्तों के साथ आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी की सिफारिश की। एक्सपर्ट कमेटी ये सिफारिश ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को करती है और वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल DCGI की तरफ से ही मिलता है। कोवैक्सीन को अगर आज फाइनल मंजूरी मिलती है तो ये पहली स्वदेशी वैक्सीन होगी जो देश के लोगों की नसों में जाकर वायरस से लड़ेगी। कोवैक्सीन कितनी प्रभावी होगी, इसके लिए टेस्ट जारी है, जिसके नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन ये तय है कि सरकार से हरी झंडी मिलने के फौरन बाद लोगों को कोवैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन आते ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं लग रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंज होगा, क्योंकि उसी जो ये ड्राई रन हो रहा था उसी चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हो रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है देश के लोगों को, पहले तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फ्रंट लाइन वर्कर एंड देन कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, तो उनको फर्स्ट फेज में पूरा करने के बाद बाकी लोगों को भी जल्दी वैक्सीन मिलने की उम्मीद हो सकती है। कोवैक्सीन के साथ एक और अच्छी बात यह भी है कि इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत वैक्सीनेशन के महाअभियान के लिए कमर कस चुका है। कल देश के 19 राज्यों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के साथ सबसे बड़े मिशन की शुरुआत हो गई। ये 8 तस्वीरें कोरोना के खिलाफ महाअभियान के पहले राउंड की हैं। देश के 19 राज्यों में कोरोना को खत्म करने के लिए पहला कदम, और अब इंतजार है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन की ऑल इंडिया मॉक ड्रिल कामयाब रही। अब सबके जहन में एक ही सवाल है, तो क्या 14 तारीख से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? 28 और 29 दिसंबर 2020 को कुछ राज्यों में मिनी ड्राई रन के बाद 2 जनवरी 2021 यानी कल भारत में 116 जिलों में 259 जगहों पर ड्राई रन हुआ और इसके लिए 96,000 से ज्यादा स्टाफ ट्रेन किए गए। देश भर में मास्टर ट्रेनर उनको ट्रेन किया गया है, फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं उनके बूथ लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं। लखनऊ में 6 जगह वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। पुणे के 3 हेल्थ सेंटर के अलावा नागपुर समेत महाराष्ट्र में 4 शहरों में ड्राई रन किया गया। बेंगलुरु में 3 सेंटर में वैक्सीन देने की ड्रिल की गई। छत्तीसगढ़ के 7 जिले, केरल और गुजरात के 4 जिले वैक्सीनेशन के ड्राई रन में शामिल हुए। पंजाब के पटियाला और हरियाणा के पंचकुला में भी वैक्सीन देने का तरीका आजमाया गया। दिल्ली के GTP अस्पताल और दरियागंज के हेल्थ सेंटर के साथ द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल में भी ड्राई रन हुआ।
कोविन जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर जब लोग पहुँचेंगे वैक्सीनेशन के लिए, सबसे पहले यहाँ पर उनका वेट और उसके साथ ही 15 दिन की हेल्थ हिस्ट्री जो है उनकी ली जाएगी। उसके साथ ही जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे, उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पर होंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर के हाथ में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, उसको यहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे। नए साल में वैक्सीन को लेकर दो गुड न्यूज सामने आई है। पहले 2 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज और दूसरी अच्छी खबर इसे फ्री किए जाने को लेकर है। वैक्सीन किसे पहले लगेगी, किसे बाद में, किसे मुफ्त में मिलेगी, सरकार धीरे धीरे जानकारी दे रही है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी, जबकि जुलाई के बाद से देश की बाकी आबादी को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी वो मुफ्त होगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स होंगे और 2 करोड़ वो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे जो कोरोना वॉर में शामिल हैं। इसके बाद जुलाई तक अगले 27 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन पर और उसकी कीमत पर बाद में फैसला लिया जाएगा। सारे देश में जिस प्रकार से प्रायोरिटाइज किया गया है, पहले सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उसके बाद से 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग और फिर सबसे अंत में 50 साल से कम के जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में होती जाएगी, ये सारा कुछ एक्सपेंड होता जाएगा। अब तक हुए ड्राई रन में रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है और अब अगली स्टेज वैक्सीनेशन की होगी। वैक्सीन पर जब DCGI का ठप्पा लगेगा तब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। किस तरीके से वैक्सीन लगेगी, एक माइन्यूट डिटेल्स को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, कितना समय लग रहा है, कितनी देर में वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है ताकि एक्चुअल टाइम पता लग सके कि एक पर्सन को वैक्सीनेशन होने में कितना वक्त लगा है। ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं इस समय, बेनिफिशियरी को इस समय इंजेक्शन दिया जा रहा है। एग्जैक्टली सेम तरीके से वैक्सीनेशन दिया जाएगा जब वैक्सीनेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी। लेकिन ये ड्राई रन इसीलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी खामी को, किसी भी दिक्कत को, किसी भी परेशानी को मौके पर देखा जा सके। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को न सिर्फ बुलाया गया है बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहाँ लाया गया है। आप इस वैक्सीनेशन का हिस्सा कैसे बनेंगे, अब ये भी समझ लीजिए कि जब आप वैक्सीन बूथ पर जाएंगे तो वहाँ आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। वैक्सीनेशन बूथ पर एंट्री के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, जिसके बाद लोगों के कागज चेक किए जाएंगे। इसके बाद वैक्सीनेशन होगा, यानी टीके लगाए जाएंगे। जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहाँ पर आधे घंटे तक हर लाभार्थी को रहना वहाँ पर जरूरी है और यहाँ पर ये इस टाइम को कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। एक तरफ सरकार 2 वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के वैक्सीन पर दिए गए बयान से विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी चीफ ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का बताते हुए इसे लगाने से इनकार कर दिया है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, यूपी के सीएम रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन बीजेपी की है। वैक्सीन वैसे तो ऑक्सफोर्ड की है, भारत बायोटेक की है, जनता के लिए है, मरीजों के लिए है, लेकिन इनको लगता है कि वैक्सीन बीजेपी विरोधियों के खिलाफ साजिश है, इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश ने वैक्सीन न लगवाने की बात की तो उनके एमएलसी एक कदम और आगे बढ़ गए। हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। अखिलेश यादव और उनके चाहने वालों ने वैक्सीन पर उंगली उठाई तो बीजेपी के नेताओं ने उनके बयानों पर जमकर खबर ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी
करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ऐसे में एक भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है। राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता के सामने। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। कृषि कानूनों पर सरकार किसानों से बातचीत करके विवाद सुलझाने में लगी हुई है। कल सरकार और किसानों के बीच मीटिंग भी होगी। लेकिन उससे पहले हरियाणा के कैथल से लेफ्ट के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। किसान आंदोलन को किस तरह हिंसक बनाने की साजिश रची जा रही है, हरियाणा के कैथल से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां किसान और मजदूर एकता के बहाने भीड़ ने हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर धावा बोल दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो लोगों की भीड़ ट्रैक्टर लेकर आई और बैरिकेड्स उड़ाते हुए चल दिए। आरोप है कि हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने किसानों की बात को विधानसभा में ठीक से नहीं उठाया। एक तरफ वो किसान हैं जो अपने परिवारों से दूर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं, कड़ाके की ठंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो किसान हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, किसानों को भ्रमित करते हैं और आंदोलन की आग में घी डालकर चले जाते हैं। किसानों के आंदोलन के बीच कल सरकार और किसान फिर राउंड टेबल पर बैठने वाले हैं। 8वें दौर की मीटिंग होने वाली है जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने पर बातचीत होगी। वहीं तीनों कृषि कानून रद्द करने पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 7वें दौर की मीटिंग में किसानों की 4 में से 2 मांगों को मान लिया था, जिसमें किसानों को पराली जलाने पर दंड नहीं देने पर सहमति बनी और बिजली पर सब्सिडी जारी रखने की भी बात मान ली गई। अब कल होने वाली मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 जनवरी की मीटिंग में सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई है। लेकिन बैठक से पहले किसानों की रणनीति कुछ और ही संकेत दे रही है। 4 जनवरी की बैठक में क्या होगा ये बातचीत के बाद ही तय होगा। लेकिन अगर नतीजे मन मुताबिक नहीं आए यानी बातचीत फेल हुई तो आंदोलन का रुख क्या होगा ये पहले ही तय कर दिया गया। क्या किसानों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में जुटे लोगों का यही मकसद है कि आंदोलन इसी तरह चलता रहे? शनिवार की बैठक से तो यही लगता है। शनिवार को सिंघ बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेताओं की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि अगर कल की बैठक में कृषि कानून रद्द करने पर सहमति नहीं बनी तो बड़े मार्च का ऐलान किया जाएगा। 23 जनवरी को पूरे देश में गवर्नर हाउस तक किसान मार्च करने की बात कही गई। यही नहीं, 25 जनवरी तक किसानों को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचने को कहा गया। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने का आह्वान किया गया। यानी इन सरकार विरोधी नेताओं का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि सरकार झुक जाए और कृषि कानून को रद्द कर दे, नहीं तो 26 जनवरी तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहने वाला है। अब बात बीसीसीआई प्रमुख और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की। सौरभ गांगुली की कल एंजियोप्लास्टी हुई और अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। कल सौरभ गांगुली को दिल का हल्का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद सौरभ की 3 धमनियां ब्लॉक हैं और एक स्टेंट डाला गया है। कल ही उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई है। राहत की बात यह है कि अस्पताल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अभी सौरभ गांगुली की तबीयत बेहतर है। जब उन्हें कल दोपहर को अस्पताल लाया गया तो उनके क्लिनिकल पैरामीटर सामान्य थे। उनका ईसीजी और इको भी किया गया और स्टेंट देने के बारे में बाद में उनकी हालत देखकर फैसला लिया जाएगा। अगले कुछ दिन उनकी हालत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आगे क्या करना है ये उनकी हालत देखकर ही तय होगा। उनके बाकी सभी अंग दुरुस्त हैं और उन्हें अगले 3-4 दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा।
इससे पहले डॉक्टर ने बताया कि गांगुली ने अपने घर में बने जिम में ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए सीने में असहजता महसूस की थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि गांगुली के परिवार में इस्केमिक हार्ट डिजीज का इतिहास रहा है। वहीं सौरभ गांगुली का हाल जानने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सौरभ गांगुली की पत्नी को फोन कर उनका हालचाल पूछा। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का मिशन नए साल में भी जारी है। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, बलरामपुर में अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई। सुनो, आज दिनांक 2/1/2021 को अभियुक्त आरिफ अनवर हाशमी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति, जिसको उप जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर के आदेश संख्या 385/2020 दिनांकित 31/12/2020 द्वारा कुर्क किया गया है। यूपी में क्राइम करोगे, इलीगल घर बंगले बनवाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे। यानी अब नो इफ नो बट, एकदम क्लियर कट और फैसला सीधा ऑन द स्पॉट। सुनो, जितने भी मोहल्ले वासी हैं सभी लोग सुने। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में गिरोहबंद चंदन विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा व सौरभ विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा जमीन कुर्क की गई है तहसीलदार महोदय के समक्ष। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, बलरामपुर समेत प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई हुई। प्रयागराज में अतीक अहमद की अवैध कब्जे वाली जमीन कुर्क की गई तो अतीक अहमद के करीबी और हिस्ट्री शीटर बद्दू की 2 मंजिला इमारत को मलबे में बदल दिया गया। अब अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जागरण रैली पर हुए पथराव में 30 पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने रैली मार्ग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। ये तस्वीरें इंदौर के देपालपुर तहसील की हैं, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। दरअसल मंगलवार को राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जागरण रैली निकाली गई थी। आरोप है कि रैली के इस इलाके में पहुंचते ही उस पर पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 30 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया और सरकारी रास्ते पर अवैध रूप से बने मकान को ध्वस्त किया। लोगों ने स्वेच्छा से भी ये कहा कि चौड़ीकरण का कार्य होना चाहिए और स्वेच्छा से लोगों ने अतिक्रमण और जो उनके ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर कि रोड बाधक हो रहे थे वहाँ से अतिक्रमण हटाया है और उनको सहयोग भी प्रदान किया गया है। 3 से 4 जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। वहीं प्रशासन की तरफ से कुछ उपद्रवियों पर दासुका और जिला बदर की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जांबाज कांस्टेबल ने बुजुर्ग की जान बचाने के बाद क्यों मारा थप्पड़।